नमस्कार, मैं महेश शिहाग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे राष्ट्रपति का। संघ सरकार केंद्र सरकार में अपने टॉपिक सबसे पहला जो पढ़ना स्टार्ट किया वो था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में ही अपन ने राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन शुरू किया था। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक है, जो कि मैंने आपको अनुच्छेद याद करवाने की ट्रिक मैंने बताई थी, वो आप ज़रूर देख लेना। पीछे क्लास में जो ट्रिक है इनको याद करने की वो नहीं देखी है तो जाके वो क्लास आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों की अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 53 में। तो सबसे पहली जो कार्यपालिका शक्ति थी उसका अध्ययन अपन ने कर लिया था। कार्यपालिका शक्ति अपन ने पढ़ ली थी कल की क्लास में। तो आज अपनी जो नंबर 2 पे शक्ति रहेगी वो शक्ति रहेगी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी हैं उनका आज अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था विधायी या विधायिका। विधायी या विधायिका नाम आते आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये संसद की बात तो नहीं कर रहा है, ये संसद की बात तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल संसद की ही बात कर रहा है कि संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन हैं, उनमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहेगी या रहती है, उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में उस चीज़ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विधायिका नाम आते ही आपके दिमाग में आता है संसद, और संसद किन से मिलके बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को ही तो संसद बोलते हैं। अर्थात तीनों जब मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। आपको पूछता है संसद क्या होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही क्या है? संसद है। और संसद को ही क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायिका। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ रहे होंगे आप कि विधायिका नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि संसद के बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो संसद में राष्ट्रपति क्या भूमिका है? आपको पता है संसद कानून बनाते हैं, नियम बनाती है, विधि बनाती है, लॉ बनाती है। अब वो कोई कानून तभी बन पाएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देगा, राष्ट्रपति उस चीज़ को पारित कर देगा, तब वो कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति की भूमिका संसद में है तो राष्ट्रपति क्या क्या काम उसमें करता है, उस चीज़ की अपन बात करेंगे इसमें। तो नंबर 1 पे मैं पॉइंट लूँ यहाँ पे, तो राष्ट्रपति, आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद के जो 70 होते हैं, राष्ट्रपति संसद के जो 70 होते हैं, 70 जैसे अधिवेशन बोलते हैं, बैठक अगर मैं बात करूं तो उनको राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद के 70 को बुला सकता है और समाप्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है उनकी बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों में। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनते हैं, जो अच्छा प्रश्न बनता है वो कौन सा बनता है कि राष्ट्रपति संसद के 70 को आहूत करता है या आहूत कर सकता है। आहूत का अर्थ होता है बुलाना, आहूत का अर्थ होता है बुलाना। राष्ट्रपति संसद के 70 को आहूत कर सकता है। ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? अब संसद से संबंधित है, संसद से संबंधित है तो विधायिका से संबंधित है, तो किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। यहाँ से अच्छे प्रश्न बनेंगे तो उन पे आप दिमाग लगाना, बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उस साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या निकल के आया कि राष्ट्रपति संसद के 70 को आहूत तथा सत्रावसान करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति को संसद का 70 आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान देना इस चीज़ पे कि
कि यहाँ एक नाम आया आहूत और एक नाम आया सत्रावसान। आहूत और सत्रावसान क्या होता है, ध्यान से सुनना। यही मैंने क्या बताया, पॉलिटिकल की जो भाषा है, जो शब्द इसमें दिए गए, आप उनका अर्थ निकाल लो। आपको उनका अर्थ का पता होना चाहिए। आराम से आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो आराम से, लेकिन उसके अर्थ पता होने आपको बेहद ही आवश्यक हैं। तो मैं आपको बताऊं, आहूत का अर्थ होता है बुलाना। आहूत का अर्थ होता है बुलाना, अर्थात वो बैठक, मीटिंग या अधिवेशन अपन बोलें तो संसद का सत्र बुला सकता है या बुलाने का अधिकार है किसको, राष्ट्रपति को। ये किस प्रकार की शक्ति है, संसद का सत्र बुलाना किस प्रकार की शक्ति है, ये उसकी विधायी शक्ति है। किस प्रकार की विधायी, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे लैंग्वेज के जो प्रश्न आएंगे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, आहूत कर सकता है, ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है। तो ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति है। किस प्रकार की, विधायी शक्ति है। अगला इसमें एक शब्द आया है सत्रावसान। इसका मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना, सत्र बुला सकता है, आहूत कर सकता है और सत्र को समाप्त कर सकता है। तो समाप्त करना भी अधिकार कैसा है, विधायी शक्ति है उसकी, और आहूत करना भी कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि विधायी शक्ति का नाम आते ही संसद की बात करेगा, और संसद में राष्ट्रपति का क्या क्या रोल रहेगा, वो सारी बातें विधायी शक्ति के अंतर्गत आएंगी, विधायी शक्ति के अंतर्गत आएंगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, तो इसको नोट कर लेना आप जरूर। यहाँ से इस प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है। विधायी शक्ति का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है, शांतिकालीन की दूसरा पार्ट है। अगली बात करूँ मैं इसमें, तो अगला पॉइंट क्या निकल के आएगा कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको पता है लोकसभा समय से पहले भंग हो सकती है। तो अगला जो इसमें पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद है 85 में लिखा हुआ। संविधान का अनुच्छेद 85 ये बोलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले। एक चीज़ ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रश्न पूछता है कि लोकसभा को भंग कर कौन सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है या कर सकता है, ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, लेकिन ये किस प्रकार की शक्ति है उसकी। तो ये किस प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है, विधायी। क्योंकि लोकसभा भी तो संसद में ही है, लोकसभा भी तो संसद में ही है। तो संसद में ही है तो संसद की तो बात करता है विधायी या विधायिका शक्ति में, संसद की तो बात करता है। और संसद से संबंधित बात यहाँ एक पॉइंट और निकल के आया कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले ही प्रधानमंत्री से सलाह करके या मंत्रिपरिषद से सलाह करके वो भंग कर सकता है। ये उसकी शक्ति है, विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। अगला पॉइंट जो इसमें आएगा वो कौन सा पॉइंट है, वो बोलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं विधायी शक्ति, तो संसद से संबंधित जो कार्य राष्ट्रपति करेगा वो सारे विधायी शक्ति के अंतर्गत आएंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनता है वो अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये पूछता है ये किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो किस प्रकार की शक्तियों के अंतर्गत आएगा,
जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है वो आएंगे विधायी शक्तियों के अंतर्गत। और ये 2 सदस्य होते कौन हैं? जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। कौन से हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है, इसकी विशेष चर्चा भी अपन जब लोकसभा पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। जो विदेश के व्यक्ति जो भारत में हैं वो आंग्ल भारतीय हैं, ऐसा नहीं है। या माता पिता, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, उनकी जो संतान है वो आंग्ल भारतीय कहलाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंग्ल भारतीय की सही डेफिनेशन क्या होती है? आंग्ल भारतीय में कौन आएंगे? ऐसे अंग्रेज जो पहले क्या थे? अंग्रेज थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तब वो भारत में ही रह गए। ऐसे अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब भारत आए थे और भारत आज़ादी के बाद वो भारत में ही रह गए। तो उनकी जो संतानें हैं वो क्या कहलाती हैं? आंग्ल भारतीय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आंग्ल भारतीय। तो अगर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ध्यान देना, लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में। और ये उसकी शक्ति है, किस प्रकार की? विधायी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज। ऐसे ही राष्ट्रपति क्या करता है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है आर्टिकल 81 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 81 के तहत। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा में जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो आंग्ल भारतीय समुदाय के नहीं होते। वो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट महत्व रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, ऐसे खेलकूद में, खेलकूद नाम संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कला नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति यहाँ पे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये सदस्य जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भी किस विधि या किस शक्ति के अंतर्गत आता है? विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर मनोनीत क्या होता है? मनोनीत का कोई चुनाव नहीं होता। जिसको राष्ट्रपति, जैसे आंग्ल भारतीय के 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ऐसे 2 सदस्य को राष्ट्रपति डायरेक्ट उठा के और कहाँ रख देता है? लोकसभा में रख देता है। उनका कोई चुनाव नहीं होता है। तो प्रश्न एक आता है यहाँ पे, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बात जब संसद की आती है, तो संसद में राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्यों को, 2 + 12 टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 को। संसद में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है? तो ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं तो और राष्ट्रपति क्या करता है, और इसमें राष्ट्रपति क्या करता है संसद में। अगला पॉइंट जो इसमें आएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पश्चात, ध्यान देना, लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके पश्चात और प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष की बात करें, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। कब कब करता है? लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। प्रत्येक
वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। और ये जो संबोधित करने की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है? उसकी विधायी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट निकल गया कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्या पॉइंट निकल गया है यहाँ पे कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके पश्चात, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक सत्र के प्रथम वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। उसमें राष्ट्रपति क्या बोलता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, आगामी दिनों में जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति चर्चा करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। और क्या पॉइंट निकल के आता है इसमें, और संसद से संबंधित राष्ट्रपति क्या काम करता है, और अनुच्छेद 1, 2, 3 ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ में आई आपको? ये चीज़ समझ में आई। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। और ये इसकी किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। साथ साथ में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहो, उन चीज़ को बार बार पढ़ते रहो ताकि वो चीज़ आपको आराम से कवर हो, और जो भी प्रश्न यहाँ से बनेगा उसको आप आराम से एग्जाम में कवर कर सकते हो। चलते हैं आगे। जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है वो क्या पॉइंट निकल के आया? अगला जो पॉइंट है वो क्या निकल के आता है यहाँ पे? वो आता है अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। ये क्या बोलता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है आर्टिकल 123 में क्या है? इसमें है अध्यादेश की बात की गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये अध्यादेश जारी कब करता है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश अगर अपन देखें क्या होता है, अध्यादेश एक प्रकार का कानूनी है। एक प्रकार का क्या है? कानूनी है। ये उस समय जारी किया जाता है, या राष्ट्रपति उस समय जारी करता है जब संसद के दोनों सत्र, संसद के, ध्यान से सुन लेना इस बात को, अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सत्र जब दोनों सत्रों की यहाँ पे बात की जाए, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होने पर यह जारी किया जाता है क्या? अध्यादेश। अब सुनना, कोई कानून बनाना है तो कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। अब संसद का मान लो एक सत्र नहीं है, जैसे लोकसभा नहीं हो सकती, आपको पता है राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो तो हर समय रहता है। अगर लोकसभा नहीं है, उस समय लोकसभा भंग हो गई है या लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस समय मान लो किसी कानून की जरूरत पड़ेगी कि अब कानून बनाना बेहद ही आवश्यक है, तो उस कंडीशन में जब दोनों सदन सत्र में नहीं है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक प्रकार का कानूनी है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। और ये राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ये किस प्रकार की शक्ति है? ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ से बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है? तो ये किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है। कानून बनाता तो संसद है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में, जैसे संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं है, दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इससे अध्यादेश से संबंधित एक प्रश्न और आता है, अध्यादेश से संबंधित कि ये अध्यादेश का समय क्या होता है, ये कितने समय तक प्रवर्तक में रहता है या लागू रहता है या लागू रह सकता है। तो इसके समय की बात करें तो ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश संसद के पुनः समावेश होने के 6 सप्ताह तक, संसद के पुनः समावेश होने के 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रहता है। ऐसा अध्यादेश संसद के पुनः समावेश होने के 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रहता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में ये चीज़ पूछता है और आप यहाँ पे 6 माह लगा देते हो, यहाँ पे 6 माह लगा देते हो, तो ये 6 माह कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। ये 6 माह गलत है और यहाँ क्या सही आंसर होगा? 6 सप्ताह सही आंसर होगा। कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है वो कितने समय तक प्रवर्तक में रहता है? तो ये संसद का जब पुनः समावेश होता है, जब दोनों सदन सत्र में आते हैं, दोनों सदन सत्र में आते हैं, तो उसके 6 सप्ताह तक, उसके 6 सप्ताह तक ये प्रवर्तक में रहता है अध्यादेश। तो ये इम्पोर्टेंट है, 6 सप्ताह है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और यहाँ गलत होने की संभावना होती है। तो ये हर चीज़ जो होती है, अध्यादेश की अगर बात की जाए तो वो 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश की बात होती है वो समय होता है कितना? 6 सप्ताह होता है। 6 माह जो होती है वो अलग होता है, वो बात अपन करेंगे। 6 माह अलग है, लेकिन अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रहता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में होने पर। इतनी चीज़ ध्यान में। अब मान लो कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है वो कहीं ना कहीं ठीक है और संसद को लगे कि ये कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो वो अध्यादेश अगर संसद के दोनों सदनों से अगर पारित हो गया और उस पर अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो वो अध्यादेश क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, नियम बन जाता है हमेशा के लिए। ध्यान देना क्या पॉइंट पढ़ा अपन ने कि विधायी शक्तियों में भी अध्यादेश जारी करना विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही है। अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब दोनों सत्र सदन में नहीं है, अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन ये कितने समय तक लागू रहेगा? तो समय की बात करता है तो ऐसा अध्यादेश संसद के पुनः समावेश होने के, जब संसद के दोनों सदन सत्र में आ चुके हैं, तब के 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रहता है। 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रह सकता है। अधिकतम 6 सप्ताह है, कम में भी काम खत्म हो सकता है ये चीज़, लेकिन अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रवर्तक में रहता है। अब ये कानून भी बन सकता है क्या? बिल्कुल कानून बन सकता है, अधिनियम बन सकता है। किस कंडीशन में? जब उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदन पारित कर दें, जब उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदन पारित कर दें और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, तो वो अध्यादेश क्या बन सकता है? कानून बन सकता है, नियम बन सकता है, अधिनियम बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। विधायी शक्ति जो अपन ने पढ़ी, संसद से संबंधित राष्ट्रपति के क्या क्या है रोल रहे संसद में, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया, तो वो सारी चीज़ें आपने कवर की होगी यहाँ पे। अगली शक्ति की तरफ मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो शक्तियाँ हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं और वो इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो इन चीज़ को आप साथ साथ में नोट जरूर करते रहना ताकि चीज़ को आप बार बार पढ़ सको। आगे चलते हैं शक्तियों में। अगला पॉइंट अध्यादेश के बाद में क्या आता है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर
दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर, अगर कोई साधारण विधेयक है और उस पर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो गया, वो विधेयक पारित नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल कितने के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक किस कंडीशन में नहीं बुलाई जा सकती या संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक हैं उन पे कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक अब क्यों नहीं बुलाई जा सकती, उसकी भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जब अपना एक टॉपिक आएगा धन विधेयक और संविधान संशोधन वाला तब भी। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, ऐसा विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। और धन विधेयक है उस पर पूर्ण अधिकार होता है किसका? लोकसभा का। तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन बुलाई कब जा सकती है? किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर मतभेद की स्थिति है तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। और कल मैंने एक प्रश्न आपसे किया था कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ये संयुक्त बैठक बुलाने की जो प्रोसेस है ये आपने कहाँ से सीखी है? तो ये कहाँ से सीखी है, ध्यान देना इस चीज़ पे आप कि संयुक्त बैठक का अर्थ कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक साथ बैठाना दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाना। संयुक्त बैठक का अर्थ क्या होता है? कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ बैठाना। अब एक साथ बैठाओ या आसपास बैठाओ, बात तो एक ही है। मैंने अपने विदेशी स्रोतों की जब बात की थी तो उसमें भी अपन ने चर्चा की थी कि संयुक्त बैठक कहाँ से ली है। तो इस चीज़ को एक बार और समझ लेना कि संयुक्त बैठक दोनों को एक साथ बैठाओ या आसपास बैठाओ, बात तो एक ही है। आसपास बैठाना अपने कहाँ से सीखा है? तो आसपास बैठाना अपने कहाँ से सीखा है? ऑस्ट्रेलिया से। कभी नहीं भूल पाओगे ये चीज़ें, कहीं नहीं भूल पाओगे आप। आसपास बैठाना या संयुक्त बैठाना एक ही बात है। और ये अपने कहाँ से सीखा है? ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये चीज़ समझ में आई होगी कि संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती किस कंडीशन पे? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो उस पर, और एक धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता राष्ट्रपति, बुला सकता है साधारण विधेयक पे अनुच्छेद 108 के तहत। और ये कहाँ से सीखा अपने? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ कवर हो गई होगी। जो अपन ने पढ़ी है विधायी शक्ति समझ में आई होगी। अगली शक्ति की तरफ अपन चलें, शक्ति नंबर 3। ये कौन सी शक्ति है? शक्ति नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो शक्ति नंबर 3 है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक नाम से पता चल रहा है न्याय करने में राष्ट्रपति का क्या क्या योगदान है, न्याय करने में राष्ट्रपति क्या क्या भूमिका है, उस चीज़ का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा न्यायिक शक्ति में सबसे पहला पॉइंट अपन देखें तो आपने देखा होगा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत या इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? मतलब न्याय तो की है एक तरफ से, अपन एक तरफ से देखें तो न्याय तो की कर रहा है वो, कोर्ट का जो काम है वो राष्ट्रपति अगर कर रहा है, न्यायालय का जो काम है अगर वो राष्ट्रपति कर रहा है, इसका मतलब न्याय कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। न्यायालय से संबंधित जो काम राष्ट्रपति करता है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि न्यायालय से संबंधित, यहाँ अपन ने क्या देखा कि संसद से संबंधित जो काम राष्ट्रपति करता था वो विधायी शक्ति के अंतर्गत, और न्यायालय से संबंधित जो कार्य राष्ट्रपति करेगा वो किस शक्ति के अंतर्गत आएगा? वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो न्यायालय से संबंधित काम ही तो कर रहा है राष्ट्रपति। न्यायालय का काम है किसी को सजा देना, किसी की सजा को कम करना, किसी की सजा का रूप बदलना, वो सारा काम न्यायालय का है। लेकिन यहाँ पे वो काम राष्ट्रपति कर रहा है, इसका मतलब वो किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है? न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। किस शक्ति का? न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो अनुच्छेद 72 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उसकी सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, मतलब क्षमा कर सकता है, बिल्कुल क्षमा, बिल्कुल भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। या क्या कर सकता है? उसकी सजा को, एक तो हो गया माफ कर दिया, एक तो हो गया बिल्कुल माफ कर दिया कि इसको माफ कर दिया जाए, ये दोषी नहीं है, इसको दंड नहीं दिया जाएगा। एक तो होता है माफ कर दिया, एक होता है परिहार कर दिया, सजा का परिहार कर दिया। एक होता है लघुकरण, मतलब सजा को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। एक होता है विराम, मतलब सजा को रोक दिया। अर्थात राष्ट्रपति किसी अपराध किए हुए व्यक्ति को जो दोषी है उसकी सजा को बिल्कुल माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा का रूप बदल सकता है, सजा को रोक सकता है। और जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है तो उस फांसी की सजा को वो उम्र कैद में चेंज कर सकता है, फांसी की सजा को उम्र कैद में चेंज कर सकता है। मर्सी पटिशन, आपने सुना होगा, मर्सी पटिशन दायर जो करते हैं राष्ट्रपति के पास, क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये चीज़ें। जो न्यायालय का काम राष्ट्रपति कर रहा है वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएंगी। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सज़ा को बिल्कुल माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, सज़ा का रूप बदल सकता है और सज़ा को रोक सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में आगे और क्या क्या अधिकार हैं राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत, और क्या क्या पॉइंट इसमें निकल के आते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत, आपने अनुच्छेद 124 आगे आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 217 आर्टिकल 270 क्या बोलता है? क्या बोलता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब न्यायालय में जो बैठते हैं उनसे संबंधित वो काम कर रहा है, तो वो किस शक्ति के अंतर्गत है? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है। पूछता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है? ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है? तो किस प्रकार की शक्ति है? इसकी न्यायिक शक्ति है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो किस प्रकार की शक्ति है? तो वो भी न्यायिक शक्ति है। एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण करता है, मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में
जो शिफ्ट करने का काम है या उनको ट्रांसफ़र करने का काम है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति को ये किस प्रकार की शक्ति है, राष्ट्रपति की भी न्यायिक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ न्यायिक शक्ति समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, सज़ा का रूप बदल सकता है, सज़ा को रोक सकता है। अगला, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन जो होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये भी न्यायालय से संबंधित काम है, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। अगला, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर, स्थानांतरण है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वो भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। अगला इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या निकल के और आता है न्यायिक शक्ति में, अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 ये क्या बोलता है, आर्टिकल 143 कहीं ना कहीं आपको 1, 4, 3 और 3 इनका अर्थ पता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ का अर्थ पता है, तो उसी से संबंधित है, ये उसी से ही संबंधित है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या सहायता मांग सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये बोलता है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 143। ध्यान देना, सब प्रश्न आता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, ये उसकी किस प्रकार की शक्ति है। अब देखो, कोर्ट से ही तो परामर्श ले रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से ही तो परामर्श ले रहा है, तो उसकी शक्ति भी ये किस प्रकार की न्यायिक शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, भाषा के जो प्रश्न आते हैं लैंग्वेज की वो यहीं से उठते हैं। तो इन चीज़ पे आप ध्यान जरूर देना कि न्यायालय से संबंधित जो भी काम राष्ट्रपति करेगा वो सारे के सारे उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत होते हैं, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह मांग सकता है, ले सकता है, अनुच्छेद 143 1, 4, 3 1, 4 और 3 इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति 1, 4, 3 के तहत सलाह लेता है। अगर 1, 4, 3 होता है या 1, 4, 3 की कंडीशन होती है किसी के साथ, तो वो किसी से सलाह लेता है, और सलाह लेता किससे है, अपन से जो ऊपर होता है या उससे जो बड़ा होता है उससे वो सलाह लेता है। तो कोर्ट बड़ा है तो कोर्ट से वो, सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह लेता है 1, 4, 3 की कंडीशन में, कौन, राष्ट्रपति। अब सलाह लेता तो है, परामर्श करता तो है, क्या जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है वो उसको राष्ट्रपति माने, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो सलाह दी है राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, जरूरी नहीं है ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को क्या पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति माने तो ठीक है, माने तो ठीक है, अगर ना माने तो उस पर ये चीज़ अलाउ नहीं है कि ये उस पर मानना ही पड़ेगा, बाध्य नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये अनुच्छेद 1, 4, 3 1, 4, 3 आपको समझ में आया होगा। 1, 4, 3 की कंडीशन में कोई व्यक्ति किसी अपने से बड़े व्यक्ति से सलाह लेता है तो राष्ट्रपति से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट से सलाह लेगा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा राष्ट्रपति, परामर्श करेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह जो दी गई सलाह है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ न्यायिक शक्ति समझ में आई होगी। जो न्यायालय से संबंधित राष्ट्रपति जो काम करेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ कवर है यहाँ पे। अपन ने आज पढ़ा विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट क्लास जो अपनी आएगी उसमें अपन और जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।